Assalamu alaikum. Welcome with the second video, which is about the history of IMF. Acha, it is a very important for all my viewers कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और उसके साथ साथ वो काम किस तरीके से करता है. एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि जो उसको पता होना चाहिए कि अगर हम बीइंग पाकिस्तान एक IMF से लोन्स वगैरह लेता है अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए, वो क्यों लेता है और वो क्यों देता है, उसका वजूद क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा और आपसे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें आगे कुछ उसको बताना है कि हाँ वो IMF का स्ट्रक्चर और IMF काम किस तरीके से करता है. मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा आज. अच्छा, IMF की हिस्ट्री बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन मैं आज कोर पॉइंट्स होंगी जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. अच्छा, सबसे पहले IMF का स्टैंड फॉर्म क्या है. IMF का स्टैंड फॉर्म बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि 1944 में स्टैब्लिश हुआ और उसके जो मेंबर्स हैं जिसके अंदर बेसिकली जो कोर मेंबर्स हैं वो है 44 मेंबर्स और जो अंडर द IMF यानी जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली 190 अप्रॉक्सीमेटली 190 कंट्रीज जो कि IMF के अंदर रजिस्टर्ड है. अब सवाल आता है कि क्या 190 कंट्रीज मुल्क के अंदर 196 कंट्रीज हैं, 196 कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, और उसमें से 6 कंट्रीज को हटा के 190 कंट्रीज इस IMF ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड है. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 190 कंट्रीज को IMF अपना लोन, अपने पैसे सारे मुल्क को देता है? नो. इसका सवाल है नो. इसका जवाब आंसर इज नो. अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो IMF के अंदर जो कंट्रीज रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब, इसका लाजमी मतलब ये नहीं होगा कि वो IMF अपने पैसे, जो अपने डेब्ट्स होंगी, जो अपनी लायबिलिटीज़ होंगी, जो उसके कर्जे होंगे, जो उसके लोन होगा, लायबिलिटी होगी, वो हर कंट्री को प्रोवाइड करेगा. नो. IMF का मतलब ये है कि जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, जब कोई कंट्री को पैसों की ज़रूरत होती है, जब कोई कंट्री, उसकी इकोनॉमी, उसके जो पैसे डूबना स्टार्ट कर देते हैं और वो कंट्री नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, तब IMF अपना रोल प्ले करता है. अब इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक IMF का मेंबर है, लेकिन इंडिया लोन्स वगैरह 1993 से वो आज तक 1993 से आज तक वो इंडिया लोन्स वगैरह नहीं लेता IMF से, लेकिन वो मेंबर है. अब 190 कंट्रीज में से चाइना भी आता है, UK भी है, बट सारे कंट्रीज उधर रजिस्टर्ड हैं IMF के अंदर. लेकिन बात आती है कि जब डेब्ट्स की बात आती है, जब लायबिलिटीज़ की बात आती है, तो वो लायबिलिटीज़ हम उस कंट्री को देते हैं जो कि कंट्री स्टेबल ना हो, जो कि कंट्री को पैसों की सख्त ज़रूरत हो. जैसे मैंने आपको बताया कि IMF 1944 को आया, स्टैब्लिश हुआ और उसके 44 मेंबर्स हैं. अब 44 मेंबर्स का मतलब ये है कि उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मिला के टोटल बनते हैं 44 मेंबर्स. बात करें हम कि IMF का काम क्या है. IMF का काम बेसिकली वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है या किसी स्टेट या किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके बारे में और उसको स्टेबल करना, उसका जो एक्सचेंज रेट है, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसका जो ग्रोथ रेट है, उसको स्टेबल करने के लिए IMF अपना रोल प्ले करता है. अब बात आती है कि हम ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिसको लोगों का इस टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता. अब मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा कि एक्सचेंज रेट है क्या. एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक्सचेंज रेट हम
बाद उसके बारे में हम बताते हैं कि एक्सचेंज रेट इज अबाउट द करेंसी, कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, आपकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो कितनी है। आपका जो एक्सचेंज रेट है विच इज अ रुपी, वो डिवैल्यूट हो रहा है, वो कम हो रहा है। उसका मतलब ये है कि अभी 1 रुपया वो $1 300 रुपये के बराबर है, मीन्स 301 या 300 रुपये के बराबर है। मैं पाकिस्तान की करेंसी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो रहा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है। अप्रिशिएट नहीं हो रहा बल्कि डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन जब डॉलर की बात होती है, उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा है, यानी डॉलर पैसों के हिसाब से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जब पैसों की बात आती है, जब रुपये की बात आती है, पाकिस्तान रुपये की, तो वो पाकिस्तान रुपये अप्रिशिएट हो रहा है। उसका मतलब ये है कि हमारा एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। अब एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट हम कहते हैं रोज़गार को। जब किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड हो, लोग अपना अपना काम करते हों, मीन्स बेरोज़गार ना हो, तो उसका मतलब ये है कि वो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर कंट्री के अंदर बेरोज़गारी ज़्यादा हो, काम लोगों के पास ना हो, पढ़े लिखे लोग हों और पढ़े लिखे लोगों के पास काम ना हो, तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ज़्यादा हो गया है, तो दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं, इसका मतलब हम इसको लेवल करते हैं, हम इसको मेंटेन करते हैं। अब मेंटेन करने के लिए IMF का रोल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और IMF हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारा जो कंट्री का जो स्टेक होल्डर है, वो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो IMF के पास जाती है और IMF उसके लिए IMF से लायबिलिटी लेती है, मीन्स लोन्स लेती है, और उस लोन्स के थ्रू अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को बेहतर बनाती है। अब नेगेटिव बात आती है इसकी। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि हम IMF के पास जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की बात करें, तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की बेसिकली पाकिस्तान भी एक IMF का विक्टिम है। हम जाहिर सी बात है कि हम विक्टिम ही कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक अनडेवलप्ड कंट्री है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो टोटली ख़राब हो चुका है। उसकी जो ग्रोथ रेट है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो आई थिंक यहाँ पर हम जो स्टैट्स की बात करें, तो हम अगर स्टैट्स और फिगर्स की बात यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान, अगर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ गॉन इनटू द डिफ़ॉल्ट साइड, वो डिफ़ॉल्ट साइड की तरफ चला गया है। हमारी महंगाई, हमारी बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि अब वो स्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। टाइम से मुराद कि वो इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, सालों से सालों लग जाएंगे। अब IMF का विक्टिम है पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब नेगेटिव बात करें वो इसलिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क वो लोन्स नहीं लेता। ऑब्वियसली कि जब कोई बंदा, एक कॉमन बात करूँ मैं, कि जब कोई बंदा किसी से उधार लेता है तो ऑब्वियसली वो बंदा पहले देखिएगा कि अगर मैं उसको पैसे देता हूँ क्या वो वापस मुझे रिटर्न करेगा, पहली चीज़। सेकंड थिंग ये, वो देखिएगा कि यार मैं अगर उसके पास पैसे ना भी हों, उसको ज़रूरत है, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो बंदा, मैं अपनी जो चीज़ें बताऊँगा, मैं अपने जो रूल्स बताऊँगा, वो बंदा वो मेरे रूल्स फॉलो करेगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब वो रूल्स फॉलो करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो मुझे अच्छे तरीके से कमा के देगा, कमाने के बाद जितना मैंने पैसे दिए वो मुझे रिटर्न कर देगा। सिमिलरली पाकिस्तान का भी यही है कि IMF ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, अब जो हम पार्ट हो रहे हैं, हम IMF से जो लायबिलिटीज ऑफ लोन्स लेते हैं, मसला ये कि IMF कहती है कि पेट्रोल बढ़ा दो, IMF कहती है कि बिजली बढ़ा दो, IMF कहती है कि जो जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स ज़्यादा कर दो, जो जो चीज़ें हैं उस पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, मीन्स उसको महंगा कर दो। तो ये सारी चीज़ें, जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही। गवर्नमेंट IMF की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, IMF जो रूल्स बता रही है, IMF जो पॉलिसीज़ दे रही है, उसके ऊपर अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। अब यही चीज़ें
हो रही हैं क्योंकि हम IMF से लिंक्ड हैं। हमें अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम कंट्री को सही तरीके से चला नहीं सकते, और IMF से हम लाजमी बात है कि हम IMF से पैसे जरूर लेंगे। ऑब्वियसली यार, हम अनडेवलप्ड कंट्री, हम इंडिया की तरह बेस्ट इकोनॉमी कंट्री नहीं है। बात आती है कि 44 मेंबर्स, जैसे मैंने बताया कि IMF का काम क्या है। IMF हमारी हर कंट्री को स्टेबल करती है, ठीक है, मीन्स अच्छा बनाती है, पैसे दे के अच्छा बनाती है वो, ताकि वो मुल्क अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर सके। अब सवाल आता है कि जो 44 मेंबर्स मैंने बताए, उसमें से जो 24 मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बेसिकली हर हफ्ते में 3 बार अपनी मीटिंग करते हैं, अपने जो डिसीजंस होते हैं उसको देखते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, हर किस्म की कंपनी, हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका काम बेसिकली वो होता है टू डिसाइड अ समथिंग, टू मेक अ पॉलिसी। वो पॉलिसीज बनाते हैं, और उस पॉलिसीज को अब जो कोई एडवाइस देता है उस एडवाइस को देख के अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो डिसाइड करने वाले होते हैं कि आगे हमें क्या करना है, व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू, हमें आगे क्या करना होगा। वो सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो होते हैं 24 डायरेक्टर्स। अब उसके ऊपर डायरेक्टर्स के ऊपर एक बड़ा डायरेक्टर होता है जिसका नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर पहला IMF का बना वो था जून 2011 में। एक वुमेन थी जो जून 2011 में मैनेजिंग डायरेक्टर बनी, और वो बेसिकली एक वुमेन थी जिसका नाम था क्रिस्टानी लेगार्डी। शी इज अ वुमेन एंड शी वाज द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर इन वुमेन। मीन्स वुमेन्स की बात करें तो वो एक औरत थी, और औरत पहली औरत जब बनी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कब बनी? 2011 जून के अंदर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर का एक टर्म होता है 5 साल का। 5 साल जब उसके निकल गया, वो दूसरा उसके मीन्स एक वोट इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर जो डायरेक्टर्स अपना नाम देते हैं वो वोट करते हैं, और वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू एक मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, जिस डायरेक्टर्स के ऊपर 24 डायरेक्टर्स के ऊपर होता है, उसका हेड होता है, और वो डिसीजंस करते हैं। वो IMF के जो मसले होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और उसके ऊपर जो इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। दूसरा आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जिसको बोलते हैं BOGs, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं BOD। अब वो BOG होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो सजेशंस के लिए बैठे होते हैं, जो एडवाइस के लिए बैठे होते हैं, ना कि डिसीजंस के लिए। ना कि वो डिसीजंस मेकर्स नहीं होते, वो एक एडवाइजर्स होते हैं। वो गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बेसिकली एडवाइजर्स होते हैं। और तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बेसिकली एक स्टेट का या तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या फिर सेंट्रल बैंक का एक हेड होता है, डायरेक्टर होता है। अब सेंट्रल बैंक हमारी क्या है, पाकिस्तान की बात करें, इन द टर्म्स ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक, तो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक हमारी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड जो है वो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होगा। अब सवाल आता है कि वो जस्ट एडवाइस देगा कि आगे हमें इसको क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन जो डिसीजंस मेकर होते हैं, वो जो डिसाइड करते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होगा, फाइनल बात क्या होगी, वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। ये बेसिकली मैंने आपको बताया, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी एक छोटी और मुख्तसर हिस्ट्री थी, मुख्तसर कोर पॉइंट्स थे कि IMF का काम क्या है, और IMF क्या क्या होता है, और उसके अंदर क्या क्या नहीं होता और क्या क्या मौजूद है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप इस चीज़ को देखोगे और आप इसको समझोगे, क्योंकि समझना और उसको लिखना आपके लिए फ़ायदा है। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कि आप उसको किस तरीके से समझते हो और किस तरीके से उसको उसके ऊपर अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेकर आते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आई होप मिलते हैं हम तीसरी वीडियो में, और आई होप आप इस चीज़ को अगेन देखोगे। एंड लास्ट मैं अगेन कहूँगा कि इस वीडियो को और मेरे चैनल से कनेक्ट रहें, और कनेक्ट रहने के लिए बेल आइकन
का बटन है वो प्रेस कर दें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि चैनल का नाम मुइज़ स्पीक्स है। अल्लाह हाफ़िज़।